सो हेलो एस्पिरेंट्स, आज हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत हम स्कंदगुप्त नाटक के ही डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ जो आज प्रश्न डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया था कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों के स्त्री पात्र सदैव श्रेष्ठ रहे हैं, इस कथन के आलोक में स्कंदगुप्त में जो स्त्री पात्र परिकल्पना की विशेषताएं हैं उस पर प्रकाश डालना है। तो ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2016 मुख्य परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था, तो उस प्रश्न को भी देखेंगे कि किस तरीके से हल किया जाना चाहिए। पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि नाटक की शैलियाँ क्या होती हैं। एक ये आरंभिक डिस्कशन होगा ताकि आपको समझ में आ सके कि नाटकों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है और उनके अंतर्गत क्या क्या शैलियाँ प्रमुख रूप से देखी जाती है। तो देखिए, कुछ प्रमुख तत्व होते हैं जो नाटक की विभिन्न शैलियों के अंतर्गत आते हैं। पहला है भारतीय शैली, दूसरा है पश्चिमी शैली, तीसरा है पारसी शैली और चौथा है लोक नाट्य शैली। तो यहाँ पर मैं ये डिस्कशन इसलिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि जो स्कंदगुप्त नाटक है, जयशंकर प्रसाद जी ने उसके अंतर्गत ये भारतीय शैली और पश्चिमी शैली दोनों का ही समागम किया है। तो इसलिए आपके लिए यहाँ पर समझना ज़रूरी हो जाता है कि भारतीय शैली और पश्चिमी शैली में क्या अंतर नज़र आते हैं। तो देखिए, भारतीय शैली के अंतर्गत एक बेहद ही धीरोदात्त नायक जिसे बोलते हैं वो होता है, यानी कि आप मान सकते हैं एक हीरो होता है जिसे धीरोदात्त नायक बोला जाता है हिंदी के अंतर्गत। तो जो पहला चरण होता है वो होता है आरंभ का, यानी कि इसके अंतर्गत परिचय करवाया जाएगा। भारतीय शैली में परिचय करवाया जाएगा, आपको नायक से परिचय करवाया जाएगा। उसी के पश्चात फिर प्रयत्न होता है, यानी कि नायक को उसका कोई लक्ष्य मिलता है और उस लक्ष्य के लिए जो नायक होता है वो प्रयत्न करने लगता है। देन प्राप्ति आशा, यानी कि अब इस चरण में क्या होता है, नायक को ये यकीन होने लग जाता है कि वो जो अपना लक्ष्य है उसे हासिल कर सकता है। यहाँ पर नियताप्ति का मतलब है कि बस अब हासिल करने वाला ही है लक्ष्य, लेकिन हासिल हुआ नहीं है, तो ये वो चरण होता है। और अंत में चरण आता है फलागम, यानी कि अब उसको लक्ष्य हासिल हो गया, जो उसने लक्ष्य बनाया था वो पूरी तरीके से उसे मिल चुका है। जो पश्चिमी शैली होती है वो क्या शैली होती है, देखिए वो त्रासदी, जिस तरीके से हमने देखा था भारतेंदु हरिश्चंद्र के अंतर्गत भी जो उन्होंने नाटक लिखा था, जो उन्होंने रचना लिखी थी, एक टर्म आ रहा था बार बार, त्रासद तत्व नजर आता है। भले वो त्रासदी नाटक है नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा बोला जाता है कि त्रासद तत्व है उसके अंतर्गत। तो आज समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये त्रासद नाटक या त्रासदी से जुड़े हुए नाटकों में होता क्या है। जो पश्चिमी शैली है उसमें क्या क्या विभिन्न तत्व शामिल होते हैं। देखिए, सबसे पहला जो टर्म होता है वो होता है व्याख्या का, यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि व्याख्या की जाएगी। आपको नायक से परिचित करवाया जाएगा, उसके मूल्यों से परिचित करवाया जाएगा, वो कितना नैतिक है ये दर्शाया जाएगा, तो यहाँ पर व्याख्या होती है। देन आता द्वंद्व विकास, यानी कि यहाँ पर दिखाया जाएगा जो ट्रेजेडी शुरू होने वाली है कि किस प्रकार से नायक के मन में द्वंद्व है या उसके आसपास के जो सराउंडिंग है वहाँ पर द्वंद्व होना शुरू हो गया है। कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी हुई या आते हुए दर्शाई जाएगी, किसी न किसी प्रकार की समस्या का विकास होना शुरू होगा, तो उसे द्वंद्व विकास बोलते हैं। निगति, यानी कि नायक का अब यहाँ पर पतन हो रहा है। किस तरीके से पतन हो रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा नैतिक है और किसी न किसी अति नैतिकता के चलते जो वो कोई कदम लेगा, अति नैतिकतापूर्ण कोई जो कदम लेगा उसके चलते उसका पतन होना शुरू होगा और वो निगति होता है। और त्रासदी, यानी कि बेहद दुखद अंत, जो नायक का दुखद अंत होने वाला होता है उसे त्रासद कहते हैं। तो ये पश्चिमी शैली के कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि भारतीय शैली क्या होती है, पश्चिमी शैली क्या होती है, और ये पॉइंट्स याद रखिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन अक्सर आता है इसमें जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों के अंतर्गत, विशेषकर स्कंदगुप्त में, कि स्कंदगुप्त भारतीय शैली और पश्चिमी शैली दोनों का ही मिश्रित स्वरूप है। ये हम किसी अन्य प्रश्न में देखेंगे कि कैसे उसे प्रूव करना है कि जयशंकर प्रसाद जी ने इन दोनों ही एलिमेंट्स को या दोनों ही तत्वों को शामिल किया अपने नाटक के अंतर्गत। तो अभी आप आज के डिस्कशन में ये समझ लीजिए कि क्या क्या भारतीय शैली और पश्चिमी शैली के तत्व हैं। तो चलिए अब स्कंदगुप्त नाटक को देखते हैं, समझते हैं, उसके अंक 2 को समझते हैं। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, इसमें 5 अंक हैं। कल के डिस्कशन में हमने पहला अंक देखा था, आज हम दूसरा अंक समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें प्रसाद जी ने क्या कहा है। देखिए, पहले दृश्य में ये दर्शाया जाता है कि विजया है और जो देवसेना है दोनों ही आपस में सहेली हैं, और विजया और स्कंदगुप्त के अंतर्गत प्रेम पनप रहा है। विजया ने स्कंदगुप्त को देख लिया, स्कंदगुप्त ने भी विजया को देख लिया है, और स्कंदगुप्त को भी विजया से एक आकर्षण हो रहा है, विजया को भी स्कंदगुप्त के प्रति आकर्षण है, और देवसेना को वो ये बता रही है विजया। तो देवसेना उसे प्रेम का महत्व समझाती है, प्रेम क्या होता है ये सब बताती है। ये एक दृश्य में शामिल है। अगला दृश्य यहाँ पर यह दर्शाया जाता है कि जयमाला बंधु वर्मा और देवसेना के मध्य एक दृश्य है, जिसमें जो बंधु वर्मा और देवसेना है वो भाई बहन है, और बंधु वर्मा की पत्नी है जयमाला।
तो बंधु वर्मा युद्ध पे जाने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन जयमाला उसे रोकती है। जयमाला का ये कहना है कि आप युद्ध में मत जाइए, लेकिन फिर देवसेना उसे समझाती है कि भाभी जाने दो भैया को, वही भैया का दायित्व है, वही भैया का कर्म है। ये इस दृश्य के अंतर्गत ये चीज़ें होती है। देन तीसरे दृश्य में दर्शाया जाता है कि किस प्रकार से जो भटार्क है, जैसे हमने कल देखा था भटार्क, ये कैसे अनंत देवी के साथ मिलकर जो साम्राज्य है उसके प्रति या उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। तो यहाँ पर यही दर्शाया जाता है कि भटार्क प्रपंच बुद्धि मिलकर शर्वनाग एक चरित्र का नाम है यहाँ पर, उसे वो भड़का रहे हैं, उसे वो अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि शर्वनाग देवकी, ये जो देवकी है इसकी जाकर हत्या कर सके। देवकी कौन है? देवकी स्कंदगुप्त की माँ का नाम है, तो जाकर उसकी जाकर हत्या कर सके ये चाह रहे हैं। तो रामा जो है वो शर्वनाग की पत्नी है और रामा को ये पता चल जाता है कि शर्वनाग देवकी की हत्या करने वाला है। तो रामा उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करती है शर्वनाग को, लेकिन फिर भी शर्वनाग मानता नहीं है। ये तीसरा दृश्य है। फिर अन्य दृश्य में ये दिखाया जाता है कि जो शर्वनाग है वो देवकी की हत्या करने के लिए आ गया है, लेकिन क्या होता है कि स्कंदगुप्त जाकर तुरंत शर्वनाग को रोकता है और देवकी को बचा लेता है। और इसी के साथ साथ भटार्क का जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है, षड्यंत्र चल रहा है, वो सामने आ जाता है कि भटार्क किस तरीके से साम्राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। स्कंदगुप्त को ये चीज़ पता चल जाती है। तो ये अंक 2 के अंतर्गत एक समरी के रूप में आप ये चीज़ें समझ सकते हैं, लेकिन केवल इस समरी से ही मत रुक जाइएगा। आपको ज़रूरी है कि आप जो नाटक के अंतर्गत जो भी पंक्तियाँ हैं उसे ठीक से पढ़े, रेखांकित करिए, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि व्याख्या खंड में अक्सर यूपीएससी इन्हीं में से प्रश्न पूछता है। तो ठीक से नाटक पढ़ लीजिएगा। तो चलिए अब आज के प्रश्नों को देखते हैं। आपके पास यदि आज का प्रश्न नहीं है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो हम सीधा उत्तर को डिस्कस करते हैं कि कैसे उत्तर देना है। देखिए, जयशंकर प्रसाद के नाटकों के स्त्री पात्र सदैव श्रेष्ठ रहे हैं, पहला स्टेटमेंट ये। तो इंट्रोडक्शन जो होना चाहिए आपको इसी स्टेटमेंट को समझाते हुए होना चाहिए, कैसे स्त्री पात्र उनके नाटकों के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ रहे हैं। केवल यहाँ पर आपको स्कंदगुप्त को ही नहीं बताना है, आपको उनके कुछ अन्य नाटकों को भी बताना है, जैसे कि चंद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त नाटक बताइए। इसी तरीके से उनका ध्रुव स्वामिनी भी एक नाटक है, वो भी बताइए। चंद्रगुप्त में जैसे कार्नेलिया एक स्त्री पात्र है, उसे बताइए कि किस तरीके से जयशंकर प्रसाद जी ने कार्नेलिया को एक केंद्र बिंदु के रूप में स्थापित किया है पूरे नाटक के अंतर्गत। उसी तरीके से ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है उसमें जो महिला पात्र है उसी के नाम पर ही जयशंकर प्रसाद जी ने नाटक का नाम रखा हुआ है, यानी कि ध्रुव स्वामिनी। तो उस नाटक के बारे में भी थोड़ी बहुत बातें बताइए। आपको बस ये बताना है कैसे इन सभी नाटकों के अंतर्गत स्त्री पात्र सर्वश्रेष्ठ रहे हैं। ये आप 4 से 5 लाइन के अंतर्गत बताइए। देन आप मुख्य बॉडी में आइए, यानी कि स्कंदगुप्त के बारे में जो प्रश्न पूछ रहा है उसके बारे में बताइए। देखिए, आपको बताना पड़ेगा कि स्त्री पात्र कौन कौन से हैं, उनके उदाहरण भी देने पड़ेंगे, उन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट्स कहे हैं आपको वो भी बताने पड़ेंगे। जैसे देवसेना ने क्या कहा है, देवकी ने क्या कहा है, कमला, रामा, ये कुछ प्रमुख स्त्री पात्र स्कंदगुप्त के, आपको वो बताना पड़ेगा। पहले आप बताइए स्टेटमेंट में कि कैसे स्कंदगुप्त के अंतर्गत जो भी स्त्री पात्र हैं वो कोमलता, परोपकार, श्रद्धा, सेवा भावना, राष्ट्र सेवा, इन सब मूल्यों के प्रतीक हैं। वो आप कुछ इस प्रकार से 3 या 4 पंक्तियों में ये स्टेटमेंट, ये पैराग्राफ को समझाएं। देन आप बताइए कि देवसेना, आप उदाहरण लीजिए देवसेना का, उसके बारे में बताइए, उसकी विशेषताएं बताइए कि वो किस तरीके से उसमें राष्ट्रीय चेतना नज़र आती है या उसमें किस तरीके से कई सारे मूल्य नज़र आते हैं। तो ये आपको दर्शाना पड़ेगा देवसेना के अंतर्गत, साथ ही उदाहरण देना पड़ेगा पंक्तियों के माध्यम से। देवकी के बारे में बताइए, जैसे उनमें क्षमा गुण की एक मूल्य नज़र आता है, तो आप वो बता सकते हैं। जैसे कि जैसे देवकी को ये पता चलता है कि शर्वनाग उसे मारने वाला है, तो भी वो उसे आसानी से माफ़ कर देती है। तो आप ये बता सकते हैं देवकी के बारे में। कमला के बारे में आप दर्शा सकते हैं। कमला कौन है? कमला भटार्क की माँ है। तो जब कमला को ये पता चलता है कि भटार्क पूरे साम्राज्य के विरुद्ध एक षड्यंत्र रच रहा है, तो कमला उसे ये बोलती है कि आज से तू मेरा बेटा नहीं, आज से तू मेरा पुत्र नहीं, मेरा कोई भी पुत्र नहीं रहा। तो राष्ट्र सेवा के लिए, राष्ट्रीय चेतना के लिए या राष्ट्र प्रेम के लिए वो अपने पुत्र तक को त्याग देती है। तो आप ये दर्शा सकते हैं कमला के अंतर्गत। देन आप रामा के बारे में बता सकते हैं, जिसमें पूरी तरीके से ईमानदारी का मूल्य दर्शाया है प्रसाद जी ने। वो किसी भी तरीके से कभी भी बेईमानी के प्रति नहीं झुकती है। तो आप ये दर्शा सकते हैं रामा के अंतर्गत। तो स्त्री पात्रों में क्या प्रमुख विशेषताएं आपको ये दर्शानी पड़ेगी। देन आपको बताना पड़ेगा कुछ कमज़ोर स्त्री पात्र भी जयशंकर प्रसाद जी ने दर्शाए, जैसे कि अनंत देवी हो गया या फिर विजया हो गया, उनके बारे में बताइए। जैसे विजया व्याभिचार में संलिप्त रहती है,
तो बाद में उसे जयशंकर प्रसाद जी ने आत्महत्या करते हुए दर्शाया। देन इसी तरीके से जो अनंत देवी है, अनंत देवी किस तरीके से षड्यंत्र रच रही है पूरे साम्राज्य के विरुद्ध, वो आप दर्शाइए। तो ये कुछ कमज़ोर नारी चरित्र हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। जयशंकर प्रसाद जी ने यहाँ पर ये भी दर्शाया। एक आलोचना का बिंदु है, जो अब आप निष्कर्ष लिखेंगे तो उससे जस्ट एक पैराग्राफ पहले आपको ये आलोचना बतानी पड़ेगी कि नारी जो चेतना है, यानी कि जो नारी आंदोलन है, उन्होंने आलोचना की है जयशंकर प्रसाद जी की कि किस तरीके से जयशंकर प्रसाद जी की जो नारी चरित्र है वो उनके हाथों की कठपुतलियाँ हैं। तो आप ये एक लाइन में ये चीज़ बता दीजिए कि नारी आंदोलन किस तरीके से जयशंकर प्रसाद जी की आलोचना करते हैं, लेकिन फिर उसके तत्पश्चात आपको ये बताना पड़ेगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जयशंकर प्रसाद जी ने अपने नारी पात्रों को बेहद ही स्वतंत्रता दी है, हाथों की कठपुतलियाँ नहीं है। उदाहरण के तौर पर आप बताइएगा देवसेना का जो अंतिम समय में जो निर्णय है, यानी वो स्कंदगुप्त के साथ नहीं जाती है, और जो भी उसका निर्णय है वो पूरी तरीके से उसका स्वतंत्र चेतना से लिया गया निर्णय है, ये आपको दर्शाना पड़ेगा, ताकि वो जो आलोचना हो रही है नारी आंदोलन के द्वारा उसे खारिज किया जा सके। देन आप निष्कर्ष लिखे कि किस तरीके से जयशंकर प्रसाद जी लैंगिक समानता को बढ़ावा देते हैं, और उनकी यही लैंगिक समानता की जो चेतना है वो वर्तमान समय में भी बेहद ज़रूरी है, प्रासंगिक है। संविधान से जोड़ दीजिए आर्टिकल 14-15 से, और ऐसे करके आप एंड कर दीजिए। तो ये डायमेंशंस यदि आपके उत्तर में आएंगे तो प्रश्न की जो प्रमुख डिमांड है वो आप पूरी कर सकेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि कैसे किन डायमेंशंस पर ये आंसर्स लिखने हैं। कोई भी डाउट होंगे तो प्लीज़ आप डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।